गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो बीएनएसएस की जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में सेक्शन 217 तक हमने कवर कर लिया था। आज ये जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ 218 इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम बीएनएस में विवाह से संबंधित अपराध पढ़ते हैं, ये बीएनएस में विवाह से संबंधित अपराध मीन्स जैसे बाइगेमी पढ़ते थे, अगर विवाहित स्त्री को फुसलाकर ले जाना और उसके साथ सहवास करना, इंटरकोर्स करना, वो हम पढ़ते थे, या दिखावटी शादी करना, इंटेंशन क्या है ताकि आप उस फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर सको। इस तरीके के जब हम विवाह से रिलेटेड सेक्शन पढ़ते हैं 81 से 84 तक। अब देखो ये जो सेक्शन 219 हम पढ़ रहे हैं, ये बीएनएस के सेक्शन 81 से 84 का प्रोसीजर है। अब आप फटाफट बीएनएस की बेरेक निकालो और सेक्शन नंबर 81 से लेके 84 तक में एरो करके लिख दो प्रोसीजर 219 बीएनएसएस। बीएनएसएस सेक्शन 219 में इसका प्रोसीजर दे रखा है, और 219 के साथ लिख दो बीएनएस सेक्शन 81 टू 84 तक, ताकि जब आप इनका रिवीजन करो तो आपको पता चल जाए कि यस यहाँ पे ये ऑफेंस है, इसका प्रोसीजर यहाँ पढ़ते हैं, या यहाँ जो प्रोसीजर पढ़ते हैं इसका ऑफेंस हम बीएनएस में यहाँ पढ़ते हैं। ये चीजें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप जब एक सेक्शन पढ़ रहे हो तो एक सेक्शन के साथ आपके 3 से 4 सेक्शन भी रिकॉल हो जाए कि इनका प्रोसीजर या इनका ऑफेंस हम कहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये जो सेक्शन 219 है, ये हमें बताता है विवाह से संबंधित अपराधों का अभियोजन। अगर मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं तो कोर्ट को अगर कॉग्निजेंस लेना है तो वो किस तरीके से लेगा, किसके परिवार पर लेगा। अगर फीमेल व्यक्ति है, मैरिड है, तो उसका हस्बैंड भी कब एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, व्यथित व्यक्ति समझा जाएगा। इस सेक्शन में टोटल 7 सबसेक्शन हम पढ़ते हैं। सातों सबसेक्शन में आपको शॉर्ट में भी बताऊंगी, बेरेक्ट की चीजें भी बताऊंगी। देखो जब आपको पता है कि एमडी लो क्लासेस पे इवनिंग में 7 बजे क्लास है, तो आप डेली इवनिंग में 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि जब लाइव क्लास में हम चीजें देखते हैं तो एक पंक्चुअलिटी हमारे माइंड में रह जाती है कि यस मुझे 7 बजे मैडम की क्लास लेनी ही लेनी है। ये तो यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑप्शन है तो आप बाद में भी देखते हो, लेकिन खुद को पंक्चुअल बनाने का काम यहीं से स्टार्ट करो। और तो और एक बहुत बड़े एक सेलिब्रेशन बैच की मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ अभी इस क्लास में, तो आप क्लास को छोड़ के नहीं जाना। जो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में कंप्लीट जुडिशरी बैच की प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, वो इस बैच को इजीली ज्वाइन कर सकता है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। पहले हम इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट बैच के बारे में देखेंगे। देखिए सेक्शन 219 कहते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब हिंदी में होता है अभियोजन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। जब विवाह के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो उसमें प्रोसिक्यूशन कैसे होगा, कोर्ट कैसे संज्ञान लेगा। सुनना, कोई भी कोर्ट बीएनएस के सेक्शन 81 से 84 तक के अपराधों का संज्ञान लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 81 to 84 of the BNS except upon a complaint made by some person aggrieved by offense। तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि बीएनएस के सेक्शन 81 से 84 तक में अगर कोई अपराध होता है विवाह से रिलेटेड, तो कोर्ट को अगर कॉग्निजेंस लेना है तो उस व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन के लिखित परिवाद पर ही क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा। मतलब जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ है वही जाके मजिस्ट्रेट को परिवाद करेगी, शिकायत करेगी, तभी कोर्ट उस पे कॉग्निजेंस लेगा। अब ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं 219 तक हम पहुंच चुके हैं, लास्ट सेक्शन 222 पर है। तो 219 और इसके बाद 220, 221 और 222 तीनों सेक्शंस को हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे और ये चैप्टर हमारा कॉग्निजेंस का कंप्लीट हो जाएगा। 222 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफामेशन के बारे में, प्रोसिक्यूशन के बारे में बताता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सब सेक्शन 1 ने कहा कि कोर्ट बीएनएस के सेक्शन 81 से 84 तक में अगर कोई ऑफेंस है तो कॉग्निजेंस
एग्रीव्ड पर्सन के कंप्लेंट पर ही करेगा, अदरवाइज नहीं। अब इस सबसेक्शन 1 में टोटल 3 प्रोविजो हमें दे रखे हैं, 3 परंतु दे रखे हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सुनना। जहां ऐसा व्यक्ति कोई बालक है, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वो बालक है, या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असक्त है, या बौद्धिक विकलांग है, जिसके अधिक सहायता की आवश्यकता है, या बीमारी या दुर्बलता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, या कोई फीमेल है जो स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार काम करती है, लोगों के सामने डायरेक्ट नहीं आती, को सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अंडरलाइन करो, कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। कि देखो सबसेक्शन 1 ने तो क्लियर कर दिया कि 81 से 84 का कोई ऑफेंस है तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वही परिवाद करेगी, लेकिन फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि अगर कोई बालक है, कोई मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त कोई व्यक्ति है, कोई फीमेल है जो लोगों के सामने डायरेक्ट नहीं आ सकती, उस कंडीशन में इन तीनों की अगर कोई सिचुएशन है, इन तीनों में से कोई एक की सिचुएशन है, तो एग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है? उस फीमेल के, उस बालक के या उस बीमार व्यक्ति के अदर देन कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन से। लेकिन क्या कहा? कोर्ट की परमिशन से वो क्या कर सकता है? कोर्ट को लिखित परिवाद कर सकता है। अब इसके बाद सेकंड प्रोविजो कहते हैं कि जहां ऐसा व्यक्ति हस्बैंड है, पति है, और वह संघ के किसी सशस्त्र बल में सेवा कर रहा है और उसके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो उस कंडीशन में जो शिकायत है वो हस्बैंड के अलावा कोई उसकी तरफ से अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। क्या कहा? सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर फीमेल का हस्बैंड जो कि परिवाद करता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अगर फीमेल ऐसी है कि वो लोगों के सामने डायरेक्ट नहीं आती तो उसकी जगह पे हस्बैंड परिवाद कर सकता है, लेकिन हस्बैंड ऑलरेडी यूनियन में कोई सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस में है और उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो हस्बैंड की जगह पर कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है? उस फीमेल के लिए परिवाद दाखिल कर सकते हैं। तो बी क्लोज में आप सिंपल लिख सकते हो कि पति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद करना। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रोविजो कि जहां बीएनएस का सेक्शन 82 है, अब ये 82 बाइगैमी, द्विविवाह के बारे में बताता है, के तहत दंडनीय अपराध से पीड़ित व्यक्ति अगर पत्नी है, उसकी ओर से उसका पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी या पिता द्वारा शिकायत की जा सकती है। कि अगर बाइगैमी का ऑफेंस है, अब देखो बाइगैमी मतलब द्विविवाह, दूसरी शादी करना, दूसरी शादी हस्बैंड के द्वारा की जा रही है तो हस्बैंड तो यहाँ एग्रीव्ड पर्सन होने से रहा, पीड़ित पक्षकार नहीं होगा। तो अगर बाइगैमी का ऑफेंस होता है और महिला के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है, तो अन्य व्यक्ति में और कौन आ सकता है? पेरेंट्स आ सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर आ सकते हैं, कोई सन आ सकता है, उसकी डॉटर आ सकती है। तो ये एग्रीव्ड पर्सन अपनी उस फीमेल के लिए क्या कर सकते हैं? परिवाद दाखिल कर सकते हैं। ये किस में बताया है? हमें थर्ड प्रोविजो में बताया है। देन उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के प्रयोजनों के लिए महिला पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बीएनएस की धारा 84 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध से पीड़ित नहीं समझा जाएगा। अब सुनो, देखो 81 से 84 तक हमें सेक्शंस बताए हैं, है ना। अब इसमें 81, 82 बाइगेमी, 83 हमें बताता है कि हस्बैंड के द्वारा क्या करना? कारित सहवास करना। अब बात करते हैं 84। 84 कहता है कि विवाहित महिला का उसको फुसलाकर बहकाकर ले जाना और उसके साथ इंटरकोर्स करना। कौन कर रहा है इंटरकोर्स? एक मैरिड वुमेन के साथ कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। अब 84 में देखो, एक वाइफ के साथ उसको बहला फुसला कर ले जाकर और एक हस्बैंड के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाइफ के साथ हस्बैंड भी क्या माना जाएगा? एग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा, पीड़ित पक्षकार माना जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 84 को छोड़कर जो हस्बैंड है वो बाकी 81, 82, 83 में एग्रीव्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 81, 82 और 83 में ऑफेंस कौन कर रहा है? हस्बैंड ही कर रहा है। लाइक बाइगैमी हो गया, धोखे से मैरिज पूरी कर लेना, या झूठा इंटेंशन दिखा के उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करना, विवाह का कर्म पूरा करना। इस तरीके से 81, 82, 83 को छोड़ के, क्योंकि उन तीनों में हस्बैंड ऑफेंस कर रहे हैं, 84 में यहाँ पे हस्बैंड को भी एग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offense punishable under section 84 of the BNS। तो 84 में हस्बैंड भी एग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा। हस्बैंड भी क्या कर सकता है? उस फीमेल के द्वारा परिवाद कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो, अब जब हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा, सबसेक्शन 1 का परंतु का खंड ए पढ़ा। ए क्लोज कौन सा था कि अगर इस सेक्शन में कोई ऑफेंस होता है, वो बालक है, कोई मेंटली बीमार पर्सन है, कोई फीमेल है, तो उनकी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति परिवाद कर सकता है कोर्ट की परमिशन से। तो खंड ए के तहत आने वाले किसी भी मैटर में कोई बालक, पागल व्यक्ति या उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा शिकायत की मांग की जाती है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बच्चे, विकृचित या व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त या घोषित किया गया है, कोर्ट संतुष्ट है कि इस प्रकार नियुक्त या घोषित किया गया गार्जियन कोर्ट छुट्टी के लिए आवेदन देने से पहले ऐसे अभिभावक को नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि कोर्ट को लगता है कि ऐसे कोई गार्जियन है लाइक उस बच्चे के या ऐसे बीमार व्यक्ति के या फिर ऐसी फीमेल के, तो कोर्ट उनको क्या करेगा? पहले हियरिंग का मौका देगा। तो सबसेक्शन 3 में आप सिंपल लिख दो, संरक्षक या अभिभावकों को सुनवाई का अवसर देना। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। देखो, सबसेक्शन 3 हमारा किसके लिए था? परंतु के खंड ए के लिए था। सबसेक्शन 4 हमारा किसके लिए है? परंतु के खंड बी के लिए है। अब खंड बी क्या पढ़ा था हमने कि जब हस्बैंड एग्रीव्ड पर्सन है और हस्बैंड गवर्नमेंट की सर्विस में है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हस्बैंड की ओर से कोई अन्य व्यक्ति परिवाद कर सकता है। अब यहाँ पे बी के लिए कहा कि निर्दिष्ट प्राधिकरण लिखित रूप में होगा कि जब हस्बैंड ये चीज कहेगा कि मेरी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट में परिवाद दाखिल करेगा, किसके लिए? मेरी वाइफ के लिए, तो ये सारी चीजें रिटन रूप में देनी होगी उस हस्बैंड को। पति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस चीज को सत्यापित भी किया जाएगा। इसमें इस इंटेंशन का एक बयान होगा कि उसे सूचित किया गया है कि जिन आरोपों पर शिकायत आधारित है उसके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा उस पे क्रॉस सिग्नेचर किए जाएंगे और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस इंटेंशन का एक सर्टिफिकेट होगा कि वो जो शिकायत करने के उद्देश्य से अनुपस्थित था, उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती, पति को समय दिया जाएगा। कि जब हस्बैंड ने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है तो कोई और व्यक्ति परिवाद करेगा, तो ये चीज रिटन फॉर्म में देनी होगी, हस्बैंड के द्वारा सिग्नेचर होंगे और जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो उस हस्बैंड का बॉस है, वो क्या करेगा? उस पे क्रॉस सिग्नेचर करेगा। अब जब यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर किए जा रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट कोर्ट को भेजा जा रहा है कि हस्बैंड की जगह कोई अन्य व्यक्ति परिवाद करेगा, तो जब तक इसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, ये एक एविडेंस का पार्ट माना जाएगा कि हस्बैंड ने जो रिटन फॉर्म में एक सर्टिफिकेट भेजा कि ये व्यक्ति परिवाद कर सकता है मेरी वाइफ के लिए, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? एक एविडेंस का एक डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी कि ऐसा प्राधिकरण होने और सबसेक्शन 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, इस सबसेक्शन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होने का दावा करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक विपरीत साबित न माना जाएगा, वास्तविक और साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट जो हमारे पास आएगा, वो एज अ एविडेंस हम उस प्रोसीडिंग में यूज करेंगे।
तो ये हमारा टोटल एक प्रोसीजर है। मैं आपको इस प्रोसीजर को एक स्टोरी टाइप में बता देती हूँ कि जब किसी फीमेल के साथ विवाह रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ या इंटरकोर्स रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ तो हस्बैंड क्या करेगा, उसकी जगह पे परिवाद दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर 84 का कोई सेक्शन है, कोई केस है, तो हस्बैंड एग्रीव्ड पर्सन माना जाएगा, वो परिवाद कर सकता है। लेकिन हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में है, उसको छुट्टी ही नहीं मिल रही है, तो हस्बैंड की जगह पर कोई अदर पर्सन परिवाद कर सकता है। जब हस्बैंड की जगह पे कोई अदर पर्सन परिवाद कर रहा है तो हस्बैंड एक रिटर्न में फॉर्मेट भेजेगा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरी जगह पे ये व्यक्ति मेरी वाइफ के लिए परिवाद करेगा। अब जब ये फॉर्मेट भेजा तो हस्बैंड के द्वारा सिग्नेचर होंगे, जो उसका बॉस है उसके द्वारा भी क्रॉस सिग्नेचर किए जाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट कोर्ट के पास आया, इस सर्टिफिकेट को हम एज अ एविडेंस यूज करेंगे और वो अन्य व्यक्ति क्या करेगा, हस्बैंड के कहने पर उसकी वाइफ के लिए कोर्ट में परिवाद दाखिल करेगा कि इस फीमेल के साथ ये केस हुआ है। तो ये टोटल सबसेक्शन 5 तक एक प्रोसीजर इस स्टोरी की तरह से आप याद कर सकते हो। देखो, अब मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यूट्यूब पे एमडी लॉ क्लासेस को 3 साल कंप्लीट होने की खुशी में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है। कंप्लीट जितने भी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स करवाते हैं, उन स्टेट को कंप्लीट को फोकस करते हुए जो कॉमन सब्जेक्ट हमारे पास निकल के आए हैं, उन कॉमन सब्जेक्ट में से 7 मेजर सब्जेक्ट है, 7 माइनर सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट का ये कंप्लीट जुडिशरी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो बैच है इसमें टोटल 30 सीट्स होंगी। देखो, पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि इस जो जुडिशरी का ये बैच निकाला जा रहा है, इसमें जो फीस है उसका 80% डिस्काउंट करके आपको ये क्लास करवाई जाएगी। इसकी टोटल फीस क्या रहेगी वो देखिए एक बार। फीस के बाद हम सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं कि टोटल 50,000 फीस का जो 50,000 का रुपीस का जो बैच था हमारा, इसमें 80% ऑफ करके आपको सिर्फ 9,999 का 10,000 रुपए का ये जो कंप्लीट बैच है वो आपको मिल जाएगा। इसकी एक्चुअल फीस थी 50,000 रुपीज। अब 10,000 में आपको कितने सारे सब्जेक्ट, कितनी सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 7 हम ये मेजर एक्ट्स करने वाले हैं, 3 नए क्रिमिनल लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपी। माइनर 7 सब्जेक्ट करने वाले हैं, एनआई, लिमिटेशन, प्रोबेशन, पॉक्सो, डीवी, जेजे एंड एसआरए। ये 14 सब्जेक्ट हम आपको प्री मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवाएंगे। टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिलेगी, हैंडमेड नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। यस, 10,000 में आपको पूरे 1 ईयर का कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी मिलेगी। और अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के मेंबर हो तो मेंबर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कंप्लीट बैच आपको 10,000 में ना पड़ के ये आपको 8,000 में पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो 10,000 में, अगर आप चैनल के मेंबर हो तो 8,000 में ये कंप्लीट 1 ईयर का बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपकी क्लासेस 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। आप 5 फरवरी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 5 फरवरी से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और सिर्फ आपकी 1 टाइम की फीस और कंप्लीट पूरे साल का आपको लाइव क्लासेस का ये बैच मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करके आप 14 फरवरी से अपना जुडिशरी बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपनों ने सबसेक्शन 5 तक जो देखा, अब अपने बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। देखो, सबसेक्शन 6 कहता है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय बीएनएस के सेक्शन 64 हमें बताता है रेप की पनिशमेंट, बलात्संग के लिए दंड के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। कब नहीं लेगा? जहां ऐसे अपराध में एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स किया है और पत्नी की उम्र 18 साल से कम है, और यदि उन्होंने 1 साल के अंदर अगर वो कंप्लेंट की वाइफ ने तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन हस्बैंड के द्वारा अपनी 18 ईयर से कम की वाइफ के साथ अगर इंटरकोर्स किया और उस इंटरकोर्स को 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है तो कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। देखो, इस सेक्शन को मैं क्लियर करती हूँ।
63 कहता है कि अगर हस्बैंड अपनी 18 ईयर से कम की वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है तो ये रेप माना जाएगा, ये बलात्संग माना जाएगा। अब जिस वाइफ के साथ जो 18 ईयर से कम है, हस्बैंड ने इसके साथ इंटरकोर्स किया और इस इंटरकोर्स को 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया, उसके बाद अगर 1 ईयर के बाद ये वाइफ कंप्लेंट करती है, परिवाद करती है, तो कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अगर कंप्लेंट करनी है, परिवाद करना है, तो 1 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सबसेक्शन 7। इस धारा के प्रावधान किसी अपराध के लिए अबैटमेंट, उकसाने या प्रयत्न करने पर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि ये सारे सेक्शन लागू है। मतलब कि अगर आप 81 से 84 में अटेम्प्ट करते हो, अबैटमेंट करते हो, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। अटेम्प्ट पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है और अबैटमेंट पर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये पूरा सेक्शन जो कि हमने पढ़ा विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में, हमारे लिए मेंस का एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, प्री के क्वेश्चन और इंटरव्यू का एक या दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं आप तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक कांटेक्ट मिल रहा होगा। तो ये जुडिशरी का फाउंडेशन बैच एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ऑफर आपके लिए निकाला गया है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।